जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। बहुत दिनों से हम लोग आप लोग की लगातार मांग आ रही थी। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, इसमें हम लोग लगातार न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कटिंग शेयर कर रहे थे और आप लोग लगातार इस चीज़ को मांग कर रहे थे कि थोड़ी सी इसकी एनालिसिस भी अगर हमको मिलती तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती। तो आज इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक नए प्रोग्राम का, टी टाइम का। ठीक है, टुडे इवेंट एनालिसिस। और ये टी टाइम बेसिकली चाय का समय, आप जब 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, जैसी डिमांड रहेगी, टॉपिक की डिमांड रहेगी, जैसा टॉपिक रहेगा उस हिसाब से आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, अपडेटेड, आपको समय के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो आज इसकी पहली की कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो नेपाल का मुद्दा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेपाल के मुद्दे को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, और आगे जब अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे अगली वीडियो में, तो इन कई सारे एनालिसिस की जरूरत आपको वहां पे पड़ेगी। ठीक है, भारत एक अभी स्थिर, जब भारत आजादी के साथ ही स्थिरता भारत में लगातार रही है। पाकिस्तान का आप हाल देखिए, मालदीव्स का हाल देखिए, श्रीलंका का हाल देखिए, वहाँ पे आर्थिक संकट, राजपक्षे परिवार किस प्रकार से बेदखल हुआ। इसके बाद बांग्लादेश में भी चुनाव हुए, लेकिन उसके बावजूद शेख हसीना जी का इस्तीफा हुआ, वहाँ पे भी युवाओं ने सरकार अपने हाथ में ली। श्रीलंका में भी युवाओं ने सरकार अपने हाथ में ली। ठीक है, म्यांमार में देखिए सैन्य तख्ता पलट हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान में भी तालिबान की वापसी हुई, लोकतंत्र खत्म हुआ। अगर आप भारत के पड़ोसी देशों पे मोटी मोटा नजर डालें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो चीन अधिकृत तिब्बत है, इसको छोड़ करके आपको लगभग लगभग सभी कुछ अस्थिर मिलेगा। इसी क्रम में एक नया अस्थिरता सामने आई है आपकी नेपाल में। ठीक है, आप देखिए काठमांडू पिछले 2 दशकों से लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई से गुजर रहा है। ठीक है, पिछले 2 दिनों में नेपाल हिंसा का शिकार हुआ है। ठीक है, हिंसा ऐसी कि आप न्यूज में देख सकते हैं, युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, 19 की मौत। ठीक है, इसके बाद आप देखिए संसद फूंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, पीएम आवास तक आपको यहाँ पे फूकने को, मतलब देखने को मिलेगा कि फूंक दिया गया। ठीक है, नेपाल में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, ऊर्जा मंत्री, तमाम मंत्रियों के घर, ठीक है, वहां पे आपको आगजनी देखने को मिलेगी। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों और राजनेताओं को ढूंढ ढूंढ करके पीटा है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देवा, उनके घर को पीट दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए ओली, है ना, ये संसद, ये सिंह दरबार का हाल है। ठीक है, काठमांडू में जो नेपाली संसद है उसका, सिंह दरबार में ये जो युवा हैं, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसके शिखर पे विराजमान है। ठीक है, केपी शर्मा ओली का घर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल रहा है। ठीक है, तो तमाम मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके, घसीट घसीट करके पीटा गया। कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही नए आपको वीडियो देते रहें। ठीक है, बात होती है जब आप देखिए कि 1996 में मैं बात करूं अगर नेपाल में, तो 1996 में राजशाही के खिलाफ जो सशस्त्र आंदोलन शुरुआत हुआ। ठीक है, टाइमलाइन पे अगर हम बात करें, 2006 में ये जाकर के निकलता है आपका जन आंदोलन, जब 2006 का हुआ, और एक लोकप्रिय सरकार बनती है, राजशाही को हटा दिया जाता है, एक लोकप्रिय सरकार बनती है, माओवादियों की सरकार बनती है। लेकिन होता क्या है, सत्ता का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं, है ना। वही कुछ वहां पे भी होता है। नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताएं जैसे थे, पुष्प जो प्रचंड थे, है ना, इसके बाद से केपी शर्मा ओली थे, तमाम, मतलब आप देखिए नेपाली कांग्रेस और माओवादी 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 हमेशा सरकार में आपको रहे हैं। ठीक है, नेता जो हैं वो सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए तिकड़मबाजी में इतना माप से उलझ गए कि जो जनता से समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे वादे किए गए थे, वो अभी भी वहां पर अधूरे रह गए। ठीक है, यानी कि माओवादी क्रांति ने सत्ता का चेहरा बदला, लेकिन व्यवस्था वही, पहले राजा शासन करते थे, अब कुछ लोग शासन करते हैं। और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के पीछे यही कुछ कारण था। अगर हम बात करें कारणों पे, तो थोड़ा सा एक बार हम लोग आपको ले चलूंगा इस चैनल, इस पन्ने पर, और इस पन्ने में आप देख सकते हैं होता यह है। ठीक है, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे थोड़ी थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। हाँ, एक चीज कुछ ऐसा होता है कि जिसने उत्प्रेरक का काम किया होता है। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है नेपाल में अचानक से, 4 सितंबर 2025। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर 2025। इस दिन ऐसा होता है, अदालत के फैसले के बाद सरकार ने जो दावा करी थी, हम उसको बता रहे हैं, पहले पहले इसको समझिएगा।
पीएम ओली क्या बोलते हैं कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको बंद किया जाता है, बैन किया जाता है। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने ये कुछ फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये कुछ ऐसे करके 26 बड़े सोशल प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दिया जाता है। और कारण बताया जाता है, ठीक है, जो ओली साहब हैं ये क्या बताते हैं कि ये जो है कानून व्यवस्था नहीं मानने, अहंकार और हमारे देश की बेइज्जती करने के विरुद्ध हैं। हमने 1 वर्ष से इंटरनेट मीडिया कंपनियों से बोला था कि नेपाल के कानून के तहत पंजीकरण करें, टैक्स दें और जवाबदेह बने। एक संप्रभु राष्ट्र बिल्कुल ऐसा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऐसे में अचानक से क्या हो जाता है, ठीक है, ये केवल एक कारण नहीं था। सरकार ने कारण क्या बताया था कि ये कंपनियां सरकार के नए कानूनों के तहत पंजीकरण नहीं कर रही हैं, नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी थी, ठीक है, दिल में चोट लगा था। जनता से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। सत्ता का चरित्र बदला लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। इसके पहले आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले राजशाही समर्थक जो आंदोलन भी हुए थे, ठीक है, लोकतंत्र से निराशा के बीच नेपाल में राजशाही वापसी की मांग ने जोर पकड़ा था। 2025 के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा राजा वापस आओ के नारे लगे थे, ठीक है। पूर्व जो राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र शाह, उनको बोला गया था कि 2008 में जिनको सत्ता से हटा दिया गया था वो तमाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं। इसी के आप जनवरी की शुरुआत में देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी 2025 के स्टार्टिंग के आसपास। तो अचानक से ऐसा क्या होता है, ठीक है, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पर एक नेपो किड्स नाम का कैंपेन चल रहा होता है, ठीक है, नेपो किड्स नाम का कैंपेन चल रहा होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भ्रष्टाचार है, जो नेपोटिज्म है, जो छात्र, जो युवाओं में जो बेरोजगारी थी, और इन युवाओं को क्या बोला गया, जेनजी, ठीक है। एक बार जेनजी भी समझ लीजिए, जेनजी क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें जेनजी की, तो जेनजी आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच में जन्मे लोगों को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जिनकी उम्र लगभग आपको 13 से 28 वर्ष, यानी कि अमूमन इसमें आपको युवा मतलब मिलेंगे। और जो बांग्लादेश में हुआ था, जो श्रीलंका में हुआ था, इस आंदोलन में भी जेनजी कहीं न कहीं सामने थे, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी। इन दोनों युवा आंदोलन में कहीं न कहीं जेनजी सामने थे। अब बात आती है कि जेनजी यहाँ पे नेपो किड्स जो कैंपेन चल रहा था, ये बेसिकली क्या था। तो ये बेसिकली कैंपेन ऐसा था कि सत्ता में जो बैठे लोग थे और उनके जो बच्चे थे, ठीक है, ये कुछ मतलब ये ऐसे समझिए कि भ्रष्टाचार करके, ठीक है, जो नेता थे ये भ्रष्टाचार करके अपने जेबें भर रहे थे और अपने बच्चों को पैसे के दम पर बाहर बेच करके ऐश करवाते थे, ठीक है। महंगी गाड़ियां, जूते, बहुत ही आलीशान जीवन शैली दिखाई दे रही थी। जबकि नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है, बट ये आप देखिएगा, ठीक है, दुनिया के सबसे गरीब देश। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। ऐसे में जब आप सत्ता में जो बैठे लोग हैं और उनके बच्चे भ्रष्टाचार के पैसे से जब ऐश कर रहे हैं, तो ये नेपो किड्स जो आंदोलन था, इसने क्या किया था, लोगों को धीरे धीरे मतलब इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही थी और ये जन आंदोलन तो होना ही था, ठीक है। हाँ, अगर बैन नहीं लगाते तो कुछ दिन बाद होता, लेकिन बैन लगा दिया तो तुरंत हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेपाल पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था। 45% है जीडीपी का नेपाल पे कर्ज, ठीक है ना, 45% जीडीपी की कर्ज है। इसके अलावा 17 वर्षों में 14 प्रधानमंत्री की बदली हुई। राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा हुई, भाई तुम लोग किस आधार पर राजशाही को हटाए थे। राजा भी तो यही करता था, बल्कि उसके समय तो ज्यादा स्थिर सरकार थी, आज के मुकाबले में ज्यादा समृद्धि थी, ठीक है। आज के मुकाबले में आप देखिए तो वहां पे राजा को जब नहीं पसंद आता था तब हटाता था। आप तो बार बार मतलब लोकतंत्र ने क्या ऐसा कुछ कर दिया कि उनको न लगे कि राजशाही नहीं वापस आनी चाहिए। तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता इतने ज्यादा थी कि आप देखिए पिछले 20 सालों में, मतलब सॉरी 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदले गए। प्रचंड से लेकर के माधव कुमार तक, बाबूराम भट्टराई से लेकर सुशील कुमार कोइराला तक, केपी शर्मा ओली से शेर बहादुर देवबा तक 14 प्रधानमंत्री बदले गए, है ना, वही वाली चीजें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो जेनजी आंदोलन था, जो जेनजी थे, इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला था नेपो किड्स, और बैन लगने से कहीं न कहीं उनको लगा कि ये हमारी अभिव्यक्ति पर हमला है, हमारी अभिव्यक्ति पर हमला है, ठीक है। और बैन भी कैसे किया गया, ध्यान रखिएगा, इतने सारे प्लेटफॉर्म आपने बैन कर दिए और टिकटॉक और वीटॉक को छोड़ दिया, ठीक है, टिकटॉक और वीटॉक को छोड़ दिया। और जितने भी युवा थे, ठीक है, जितने भी वहां पे आपको युवा देखने को मिलेंगे, वो क्या है, ओली इस मामले में प्रसिद्ध रहे हैं,
भारत से संबंध बिगाड़ने को लेकर के, ठीक है, और चीन के साथ चीन के पक्षधर रहे हैं, ठीक है। अब ये हालांकि ओली मिड सितंबर में भारत आने भी वाले थे, लेकिन इसी बीच ये सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में आप जब टिकटॉक नहीं बैन करते हो तो कहीं न कहीं जो ओली हैं वो भारत विरोधी छवि के लिए जाने जाते हैं, और जब आप नेपाल में टिकटॉक नहीं बैन करते हो जो चाइना समर्थित ऐप है, तो ऐसे में लगता है कि यार कहीं ये फिर से चीन की चालें तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ निकल करके आपको वहाँ पे सामने आता है, यानी कि नेपाली प्रधानमंत्री पर चीनी दबाव होने और तमाम आपने देखा होगा काला पानी विवाद हो, ठीक है, लिम्पियाधुरा का जो विवाद हो, ठीक है, इस पे हम लोग कभी और विस्तार में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इसको। ओलंपियाधुरा, काला पानी विवाद, इसमें ऐसा लग रहा था कि चीन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब चीन केंद्रित होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इससे संप्रभुता का भी हनन हो रहा था। जनता में इसको लेकर के नाराज़गी थी, ठीक है, चीन ने आपके गाँव दबा लिया, आप चुप बैठे रह गए, चीन ने आपको बोला ये कर लो तो आप वही करते रह गए। तो जनता में जो है भारत विरोधी जो रवैया था और चीन झुकाव था, इसके प्रति भी कहीं न कहीं नाराज़गी थी। तो भ्रष्टाचार, नेपोटिज़्म, बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, तमाम कारण थे, ठीक है। इसके अलावा 2021, 23, 24 के जो दर्जनों घोटाले थे, हजारों करोड़ के घोटाले, तो सरकार के प्रति जो सरकार का जो छवि थी जनता के मन में, वो कहीं न कहीं नुकसान मतलब उसको नुकसान करने वाली थी। अब ऐसे में कुछ नेतृत्व जैसे बालन शाह थे, है ना? इसमें क्या था, अभी आपने देखा होगा कि काठमांडू के 35 वर्षीय मेयर हैं, पहले एक रैपर रह चुके थे, ठीक है, जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जैसे ही ये प्रदर्शन होता है तो इस प्रदर्शन को इन्होंने अपना समर्थन भी दिया, ठीक है। उनको मतलब सरकार ने हाउस अरेस्ट करने का प्रयास किया, सरकार मान रही थी कि ये जानबूझ करके प्रदर्शन को भड़का रहे हैं, है ना? लेकिन वही है, भाई छुपने मतलब सूरज को आप कितना छुपाओगे, छुपेगा थोड़ी, है ना? तो बालेन शाह अभी सुनने में आ रहा है कि अंतरिम पीएम भी हो सकते हैं। इसके अलावा सुदन गुरंग, ठीक है, ये जेनजी में बड़े आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे थे। सुदन गुरंग पहले होटल वगैरह वाली लाइन में काम करते थे, लेकिन 2015 के भूकंप के बाद से इन्होंने अपना जो है हामी नेपाल नाम की एनजीओ बनाया, ठीक है, हामी नेपाल, है ना? तो ये सारे कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा नेपाल में घटनाक्रम। और आप देखिए बहुत ही मतलब जो हुआ बहुत दुखद हुआ, और जिस प्रकार से ये फूँके गए, जलाए गए, ये कहीं न कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, ये कहीं न कहीं गलत तो है ही, ठीक है? पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया गया, ठीक है? ये कहीं न कहीं गलत हुआ। लेकिन ये सब जो हुआ इसके पीछे कहीं न कहीं कारण वही था, भ्रष्टाचार, नेपोटिज़्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है? शासन में स्थिरता का ना होना, यानी कि आप लगातार जिसके विरुद्ध में आप आए, है ना? नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। फिर भी आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया। लाल क्रांति का जो सपना दिखाया गया था, ठीक है? लोकतंत्र लगातार यहाँ पे उलझनों में घिरा रहा। लाल क्रांति यहाँ पर मतलब बोला गया था कि ये होगा, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। तो कुछ ये वाले ख्यालात यहाँ पर निकल कर के सामने, और लगा कि नहीं अब ये ऐसी व्यवस्थाएं चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अब देखिए धीरे-धीरे लोग अब हालाँकि सेना ने 2 दिन तक ऐसा करने की छूट दी वहाँ पे, अब पता नहीं किन वजहों से, अब ये तो आगे के विश्लेषण में पता चलेगा ही। लेकिन कहीं न कहीं जो ये सब घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के कुछ जो इंटरेस्ट थे, वो केपी शर्मा ओली कुछ चाइना के इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते थे, और लोग चाइना के प्रति जो झुकाव था सरकार का, उससे नाखुश थे। ठीक है? उससे नाखुश थे, जो व्यवस्थाएँ थी उससे नाखुश थे, जो अस्थिरता थी, जो भ्रष्टाचार था, जो बेरोज़गारी थी, उससे नाखुश थे। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ठीक है? प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के इस्तीफा अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। हमारी युवा पीढ़ी के साहस और बलिदान ने उनके पतन की इबादत लिखी है। राजनीतिक वर्ग को यह समझना होगा और कभी नहीं भूलना होगा कि सत्ता उधार की है, स्वामित्व की नहीं। यह जनता से आती है और जनता ही इसे छीन सकती है। ये ठीक है, ये अभी हिमालयन टाइम्स का जो है अभी का लेटेस्ट का न्यूज़ है, हिमालयन टाइम्स का, ठीक है? हत्या हुई और खामोश नहीं, एक नए नेपाल का आह्वान। अब इस नए नेपाल में आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजशाही की वापसी होगी? ठीक है, आगे के एनालिसिस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आपको लगता है राजशाही वापस आएगा? ठीक है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की ऐसी कुछ चीज़ें सामने आएँगी? क्योंकि जनता माँग कर रही है नए संविधान की, नए शासन व्यवस्था की।
ठीक है। भारत की प्रतिक्रिया भी देखिए, भारत सरकार ने इस पे सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और अभी के लिए अपने जो नागरिक हैं उनसे बोला है कि आप जो है जहाँ पर भी हैं, ठीक है, जो काठमांडू स्थित जो भारतीय दूतावास है, वो बोला है कि आप अपने नागरिकों को जहाँ हैं वहीं पे भी मतलब बंद करके रहिए, ठीक है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लेकिन हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल को अस्थिरता के दौर से बाहर निकालें। हमारे रोटी बेटे के साथ नेपाल के साथ संबंध है। कुल मिलाकर ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेपाल के साथ ही अन्य सभी घटनाओं पे हम लोग नजर बनाए रखे हुए हैं। जैसे जैसे आएगा इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट साइज में समय समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये प्रोग्राम को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और जी हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। जय हिंद।